नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति से इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने भारत की विदेश नीति के जिन टॉपिकों का अध्ययन किया। पहले हमने किया भारत की विदेश नीति, दूसरा जो टॉपिक था भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, भारत की विदेश नीति के हमने 14 उद्देश्यों की बात की जिनके आधार पर भारत की विदेश नीति बनाई जाती है। नंबर तीसरा था भारत की विदेश नीति के निर्णायक तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्माण तत्व। उन तत्वों में हमने सबसे पहले टॉपिक का अध्ययन किया था भौगोलिक तत्व। सबसे पहला था भौगोलिक तत्व कि किस आधार पर भौगोलिक स्थिति क्या है जिससे भारत की विदेश नीति महत्वपूर्ण है। जिसमें हमने नेपोलियन बोनापार्ट की व्याख्या को पढ़ा, एम पणिकर को समझा, डॉक्टर एस को पढ़ा। नंबर 2 देखा था हमने गुटबंदियां मतलब विश्व की गुटबंदियां। भारत की विदेश नीति में उन गुटबंदियों को शामिल नहीं किया गया है। न तो भारत ने साम्यवाद की तरफ रुख किया, न ही पूंजीवाद की तरफ रुख किया। तीसरी जो थी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण था विचारधाराओं के प्रभाव ने भारत की विदेश नीति सबसे महत्वपूर्ण जो विचारधारा प्रभावित किया है वो किया है अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पुजारी विचारधारा। और चौथा था आर्थिक तत्व कि किसी भी देश की विदेश नीति में आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की भी आर्थिक उन्नति तभी हो सकती थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रही। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भारत ने अपना अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ, पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत को विकासतम अधिकतम विदेशी सहायता का इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार आवश्यक था। नंबर 5 था सैनिक तत्व भी भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण है। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह पूरी तरह विदेश पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति को इस बात के लिए बाध्य करती थी कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखी जाए। प्रारंभ में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। उसका यही राज था कि वो सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन से निर्भर था। नंबर 6 था पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भी नहीं थे, उस समय विदेश मंत्री भी थे। उनका व्यक्तित्व भी बहुत भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थन थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत की असंलग्नता की नीति को सर्वोच्च मानते थे।
अतः इन्हीं विषयों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला और आज भी वह कुछ रूप से पंडित नेहरू के विचारों का मूर्त रूप है। नंबर 7 है राष्ट्रीय हित। हर देश जो अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है उसका राष्ट्रीय हित होता है। भारत भी इसी प्रकार अपना राष्ट्रीय हित देखते हुए, अपने राष्ट्रीय हित को समझते हुए अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है। भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है। भारत का राष्ट्रीय हित क्या है ये निर्धारित करना आसान नहीं। भारत में 2 प्रकार के राष्ट्रीय हित है। एक स्थायी राष्ट्रीय हित जिसमें देश की अखंडता सुरक्षा और जिसमें देश की अखंडता सुरक्षा मुख्य है, तथा दूसरे अस्थायी है जिसमें खाद्यान्न का उत्पादन करना है, विदेशी पूंजी प्राप्त करनी है, तकनीकी विकास करना है। यदा कदा भारत की विदेश नीति में विरोधाभास भी दिखाई देता है। यह इस बात का सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रों का सदैव समर्थन किया है। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी भारत ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की थी। भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप के बिल्कुल विरुद्ध है। वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की जो कार्रवाई थी उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी आलोचना नहीं की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 14 जनवरी 1980 को प्रस्ताव पारित कर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें अफगानिस्तान में विदेशी सेना तत्काल बिना शर्त और पूर्ण वापसी की बात कही थी। भारत ने 5 जून 1987 को मानवीय आधार पर श्रीलंका के जाफना में पीड़ित जनता के हवाई मार्ग द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई थी। स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में भी यह पहला अवसर था कि जब भारत ने किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उल्लंघन किया हो या उल्लंघन करने का प्रयास किया हो। निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक होते हुए भी भारत ने अणु परमाणु संधि तथा व्यापक परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भारत नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग था। नंबर 8 है ऐतिहासिक परंपराएं। ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में उसका महत्वपूर्ण हिस्सा ऐतिहासिक परंपराएं भी बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल में से ही भारत की नीति शांति प्रिय रही। भारत ने किसी भी देश का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावना हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। 200 वर्षों से अधिक अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योगदान रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हमारा कटु अनुभव इसके मूल में है। पाकिस्तान के साथ शत्रुता संबंधी दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभवों का प्रमाण है, ऐतिहासिक अनुभवों का परिणाम है। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन को सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। चीन और पाकिस्तान को आक्रमणों का सामना करते हुए भारत ने अपने आक्रमणकारियों के प्रति सहिष्णुता और मित्रता की हाथ बढ़ाया। जातीय रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानवतावादी विचार से प्रभावित है। पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव। नंबर 9 आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व ये भी है कि आंतरिक दबाव का भी इसकी विदेश नीति प्रभावित हुई है।
और आंतरिक शक्तियां भी इसको प्रभावित किए। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियां और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक भूमिका निभाती हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुंथा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति को अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब वह आंतरिक फूट मतभेदों के कारण विभक्त होता है तो राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। भारत की विदेश नीति में प्राय शिथिल तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय तथा अस्थिरता पाई जाती है। जो विदेश नीति में प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निष्क्रियता पाई का प्रभावहीन होती है। भारत की विदेश नीति इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के 17 वर्षों तक भारत आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर भी विश्व राजनीति में इस कारण योगदान देश का कि नेहरू का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। परंतु उसकी मृत्यु के बाद भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिथिल पड़ गई। 1971 और 1977 पुनः 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया तो कम से कम उपमहाद्वीप में व्यक्तित्व का निर्णायक प्रभाव पड़ने लगा। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता, 1974 में अणु बम का विस्फोट, 1975 में आर्यभट्ट, 1979 में आर्यभट्ट फर्स्ट, 1980 में एप्पल, 1983 में इनसेट 1 भी अंतरिक्ष में भेजे जाने पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की प्रतिष्ठा और प्रभाव का निरंतर विकास हुआ। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कमजोर होने, भ्रष्टाचार के आरोप फिर जाने के कारण देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1986 से 1988 तक राजनीय कम से कम श्रीलंका, पाकिस्तान और अमेरिका के संदर्भ में प्रभावशाली नहीं रहा। दुर्बल सरकारों के नेता होने के कारण श्री वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर आजाद की विदेश नीति भी ढुलमुल और अस्पष्ट रही। खाड़ी युद्ध के समय तो ऐसा लगा कि मानो भारत की कोई विदेश नीति है ही नहीं। 1991 के प्रारंभ में श्री वीपी सिंह अल्पमत की सरकार में थे। बाद में उनकी सरकार अनेक मंत्री एक एक करके किसी घोटाले में उलझते गए। प्रशासनिक स्थिरता और प्रभाव भ्रष्टाचार में छवि धूमिल कर दिया, जिसने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के हनन के मुद्दे, अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता, भारत की अमेरिकी हथियारों की पूर्ति जैसे मुद्दों पर भारत की विदेश नीति प्रभाव भूमिका का निर्वाह कर सकी। इस प्रकार 1996-97 में विदेश नीति की दृष्टि से भारत की विदेश नीति विश्व राजनीति में आशय पर पहुंचा देने में जिनेवा में 20 अगस्त 1996 को सीटीबीटी पर मतदान हुआ तो अकेले भारत ने अपने को इस संधि के विरुद्ध पाया। जिनेवा में भारत की विदेश नीति की आलोचना करने वाले रूस भी था। भारत को इस क्लास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के प्रचार में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से सभी हतप्रभ कर दिया। संसद ने दोनों सदनों से इस बात की कड़ी आलोचना की कि सरकार ने सिंगापुर में हुए विश्व व्यापार संगठन से पहले मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में बड़े देशों के दबाव के आगे समापन कर दिया। ये श्रम प्रतिमानों के उल्लेख का संबंध रहा। यानी ये हमारी भारत की विदेश नीति के जो निर्णायक तत्व हुए सबसे बड़ा जो हमारा कमजोरी का तत्व था वो आंतरिक शक्ति और दबावों का प्रभाव था। अब ये जो विदेश निर्माण तत्व थे उसमें नंबर 1 तो था हमारा भौगोलिक तत्व, नंबर 2 था हमारी गुटबांदियाँ विश्व की गुटबांदियाँ, नंबर 3 विचारधाराओं का प्रभाव, नंबर 4 आर्थिक तत्व, नंबर 5 सैनिक तत्व, नंबर 6 पंडित नेहरू का नेतृत्व या व्यक्तित्व, नंबर 7 राष्ट्रीय हित, नंबर 8 ऐतिहासिक परंपराएं, नंबर 2 आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं तथा सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, सिद्धांत क्या है, ये हमारा टॉपिक है। प्रमुख सिद्धांत जिसका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया था, गुट की असंलग्नता
यानी किसी गुट में शामिल नहीं होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों में बंध गया था, एक साम्यवाद था, दूसरा पूंजीवाद था। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। भारत ने दोनों देशों से अलग रहते हुए सबसे मुख्य बात थी कि सितंबर 1946 में भारत सरकार ने अंतरिम सरकार की स्थापना के साथ ही भारतीय विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। भारत विश्व के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद, प्रजातीय विवाद का विरोध करेगा, विश्व शांति के समर्थक देशों का सहयोग करेगा। पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया था। यदि भारत की विदेश नीति की समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। नंबर 1 आता है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता हमने एक टॉपिक पहले अलग से पढ़ा था, गुट निरपेक्षता। तो भारत ने भी गुट निरपेक्षता की नीति अपनी विदेश नीति में शामिल की। अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को शामिल किया कि गुट किसी भी गुट के साथ संलग्न नहीं रहेगा और गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेगा और गुट से दूर रहेगा। भारत की विदेश नीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्न यानी किसी से संलग्न नहीं होना गुट निरपेक्षता का रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहा जा सकता है। गुट निरपेक्षता के गुटों के पूर्व में उपस्थिति संकेत देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व की राजनीति दो गुटों में बंट चुकी थी, एक साम्यवाद था, एक पूंजीवाद था। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए थे। भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। शीत युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होने लगा और इसके साथ साथ इस तीसरे महासमर की तैयारी होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में क्या करें। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी का एक हाथ पकड़ ले या किसी एक के साथ हो जाए या फिर दोनों से पृथक रह सकता था। भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होने देंगे। गुटबंदी में सम्मिलित होना भारत के हित में नहीं है और नए विश्व के हित में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करेंगे। भारत के दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई और ये दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति थी, ये गुट निरपेक्ष नीति के नाम से जानी गई। इस नीति का आशय है कि भारत विश्व की राजनीति में किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए मैत्री संबंध कायम करने की चेष्टा करेगा। उसकी बिना शर्त सहायता अपने विकास में तत्पर करेगा। भारत की गुट निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय किसी दूसरे गुट का निर्माण करना नहीं, किसी दो गुटों के बीच संतुलन का निर्माण करना है। असंलग्नता की ये नीति सैन्य गुट में अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी तथा अन्य राष्ट्रों में अन्य सभी प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। ये गुट निरपेक्ष नकारात्मक तटस्थता, अप्रासंगिकता, निर्दर्शक नीति है। इसका अर्थ सकारात्मक है, अर्थात जो सही है, न्याय संगत है, जो ठीक है, जो उनके साथ रहना, जो अनीतिपूर्ण, अन्याय संगत है, उसकी आलोचना, निंदा प्रदान करना। अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए नेहरू ने कहा था, यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी, कहीं पर आक्रमण होगा, तो हम न तो आज तटस्थ रह सकते और न भविष्य में तटस्थ रह सकते। ये गुट निरपेक्षता की नीति थी। बाकी हम कल करेंगे। कल तक सुरक्षित रहे, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें। धन्यवाद, थैंक यू।